नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी। राजेंद्र जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, वर्तमान विधानसभा चुनावों के बाद जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार का जो नारा बुलंद हुआ, उसमें एक नया प्रशासनिक पैटर्न सामने आया सरकार का कि एक मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्री और बतौर मुख्यमंत्री बतौर उप मुख्यमंत्री एक बड़ा कोऑर्डिनेशन राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। चूँकि आप पहले भी सरकारों के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर मंत्री बतौर दायित्व संभाल चुके हैं, तो इस प्रशासनिक गठन की इस प्रक्रिया को आप प्रशासनिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, सरकार के दृष्टिकोण से? देखिए, हमारे यहाँ जो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो समय की परिस्थितियों को देखते हुए सोच समझ के गवर्नेंस के मामले में निर्णय लेते हैं जी। तो ये निर्णय हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है कि एक मुख्यमंत्री या दो मुख्यमंत्री राज्यों में बनाए जाएंगे। तो हम सब यही मान के चलते हैं कि बेहतर गवर्नेंस के लिए और लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ने लिया। हम लोग तो सिर्फ जो डिसीजन हो जाता है उसको फॉलो करते हैं और उस बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। अच्छा सर, एक मैं ये फॉर्मूला मैं भी समझना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि राजनीति से जुड़े हुए लोग भी समझना चाहते हैं कि आप 2011-12 के दौर में मंत्री थे, उसके बाद भी मंत्री रहे, फिर पिछली सरकार में मंत्री पद नहीं मिला, अब उप मुख्यमंत्री हैं। अगर पद के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही उतार चढ़ाव है, लेकिन कोई मतलब लोड नहीं है, वही सहजता, क्षेत्र का विकास, पब्लिक से वही कनेक्शन। तो मतलब पद के लिए कभी ये तनाव नहीं होता कि कल तक तो मंत्री पद भी नहीं था, आज उप मुख्यमंत्री बना दिया, तब भी सहज हैं, विधायक थे तब भी सहज हैं, उसके पहले मंत्री थे तब भी सहज हैं। तो ये सहजता आती कहाँ से है? भारतीय जनता पार्टी में खासकर ये लोगों में है, तो इसका क्या सेट पैटर्न है, क्या फॉर्मूला है सर? देखिए, मुझे बहुत लंबा अभी राजनीतिक जीवन नहीं हुआ है, 20 साल से मैं विधायक हूँ। तो उसके पहले एक चुनाव में हारा भी हूँ, उसके पहले 2 बार मैंने टिकट मांगा, टिकट भी नहीं मिला, फिर पहली बार जीतने के बाद मंत्री भी बना और फिर 1.5 साल मंत्री रहा, फिर हटा भी हूँ। तो चुनाव हारने का भी, मंत्री बनने का भी, मंत्री पद से टिकट न मिलने का भी, मंत्री पद से हटने का भी सारा अनुभव है। तो हमें कुल मिला के हमारा ये लगता है कि हमें शांति से समय का इंतज़ार करना चाहिए। राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव आना बहुत स्वाभाविक है। तो यदि हम चढ़ाव पर हैं तो ना तो हमें बहुत ज़्यादा अपने चाल ढाल में ऐसा परिवर्तन करना चाहिए कि लोगों के आंखों में इरिटेशन होने लगे, और जब हमारा थोड़ा उतार है तो उस समय हमको बहुत हतोत्साहित भी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। जनता की नज़र में अपनी सक्रियता बनाए रखना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोग उसी को वॉच करते हैं और पार्टी भी उसको देखती है कि कितना धैर्य है, कितना संयम है, और उस पर यदि आप कसौटी पे खड़े हो गए तो जनता भी आपको बना के रखेगी और पार्टी भी आपको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी देगी। तो कुल मिला के मेरा तो यही कहना है कि यदि हम राजनीति में आ गए हैं तो हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि कभी भी हमारा टिकट कट सकता है, कभी भी हम चुनाव हार सकते हैं, कभी भी हम मंत्री बन भी सकते हैं, कभी हट भी सकते हैं। तो उस तरीके से यदि हम लेके चलेंगे, मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, तो हमें कष्ट नहीं होगा। जी, जैसा आपने कहा कि इन 2 दशकों के तमाम खट्टे मीठे अनुभव हैं, खासकर तब जब परफॉर्मेंस के बाद भी, अगर मैं पिछले 18 से 23 के कार्यकाल की बात करूं तो 18 के चुनाव में जो बिंद ने रिस्पांस दिया भारतीय जनता पार्टी को, क्लीन स्वीप था। उसके बाद बिंद का जो पार्टिसिपेशन था, अगर उस अनुपात में बात करूं तो बिंद को नहीं मिला। लेकिन कभी भी पार्टी में ज़्यादातर, मतलब आप चूँकि बड़े पद पर हैं, बड़े दायित्व पर हैं, तो प्रतिनिधित्व बतौर मुख्यमंत्री कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता हो, संगठन का व्यक्ति हो, सरकार का हिस्सा हो, भारतीय जनता पार्टी में विरोध के स्वर बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं। कांग्रेस में बहुत इसको लेके हाय तौबा है और एक भगदड़ मची हुई है। 16,000 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। तो मतलब
जिस दृष्टि से ये आपने मैराथन रखी हुई है पॉलिटिकल, तो 2029 तक कुछ बचेगा फिर इस प्रकार से कांग्रेस में? नहीं, कांग्रेस वास्तव में बहुत ख़राब दौर से गुजर रही है, क्योंकि उनकी जो लीडरशिप है वो ज़मीन से जुड़ी नहीं है। ज़मीन से जो जुड़ी नहीं होती तो फिर उनके स्टेटमेंट, उनके निर्णय इस प्रकार से होते हैं कि पार्टी को नुकसान होता है। पार्टी को जब नुकसान होता है तो फिर कार्यकर्ता भी हतोत्साहित होता है, विचलित होता है। एक तरफ कांग्रेस का ये कार्यशैली है, दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ऐसे काम हो रहे हैं जिसको अन्य दलों के लोग भी कोई अब किसी पद में बैठा है, उसको विरोध करना है तो विरोध भले करे, लेकिन अन्य दलों के जो सामान्य कार्यकर्ता हैं वो ये मानते हैं कि धारा 370 हटी तो ठीक हटी, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तो ठीक बना, नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ तो ठीक हुआ। तो अब उनके बीच में इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया है कि कार्यकर्ता बोल तो नहीं सकता, लेकिन सफोकेशन में रहता है। तो एक तरफ उनके नेतृत्व की अनुभवहीनता, गलत निर्णय, अब आमंत्रण को ठुकरा देना। हमारे भारतीय संस्कृति में किसी के आमंत्रण को ठुकराया थोड़ी जाता है। आप हमको अपने घर बुलाएं, हम जाए ना या ना जाएं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि अपना कार्ड वापस ले जाओ या हम नहीं आएंगे। व्यस्तता के कारण हम नहीं जा पाए, वो अलग बात है। तो ये जो डिसीजंस हुए हैं इनके, अब जब चुनाव पीक पर है, समीक्षा करने की ज़रूरत है, तो आप पदयात्रा निकाल रहे हो, तो और भी लोगों से कट गए, अपने अलायंस से भी कट गए, डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है जहाँ पर मंथन होना चाहिए उससे भी हट गए और अपना पदयात्रा पर निकल गए। तो ये सब जो कार्यशैली है उससे कार्यकर्ता जो है हतोत्साहित हो गया है। दूसरी ओर मोदी जी के प्रति उनका आकर्षण बढ़ गया है और उनको लगता है भारत और मजबूत हो और आगे बढ़े, आर्थिक महाशक्ति बने, विश्वगुरु के स्थान पर भारत पहुँचे, जो मोदी जी के अलावा कोई कर नहीं सकता। तो इसलिए अब बहुत तेज़ी के साथ अन्य दलों के लोग जो देश प्रेमी हैं, जो जनता की सेवा मन से कर रहे हैं, वो मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं सर, एक आपने शतक तो लगा लिया है सर। मतलब जब परिवर्तन होता है और ख़ासकर एक नया परिवर्तन होता है, नए पैटर्न का परिवर्तन होता है, तो लोगों की निगाह रहती हैं। तो 100 दिन का अगर आप विश्लेषण करते हैं, अब चूँकि आचार संहिता लग गई, उसके पहले ही 100 दिन हो गए थे, तो 100 दिन के विश्लेषण में आपको मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल पिच पर कितनी अच्छी बल्लेबाजी की है आप सब लोगों ने मिलकर, आपका स्व आकलन पूछना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। देखिए, सरकार तो हमारी पहले से थी जी, और सरकार ठीक प्रकार से काम कर रही थी, तभी तो इतनी ज़्यादा सीटें आई और लगातार फिर से सरकार बन गई हमारी। लेकिन इन 100 दिनों में बहुत तेज़ी से जो हमने आश्वासन दिए थे, वादे किए थे, सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, केन बेतवा को लिंक करने की योजना को मंजूरी मिलेगी, और हाईवे से जुड़े हुए जो इश्यूज़ हैं उनको व्यापक तौर पर मंजूरी मिलेगी। हम गेहूं के समर्थन मूल्य को 2700 रुपये करेंगे, उसकी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने अभी 125 रुपये बढ़ा के उस दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को एक करके और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे। फिर एयर एम्बुलेंस से हम दूर दराज कोई बहुत सीरियस मरीज़ है तो आम आदमी तो एयरलिफ्ट होकर अस्पतालों में पहुंच जाता है जो सक्षम है, गरीबों को भी हम अस्पतालों में पहुंचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू करेंगे। टूरिज़्म बढ़े, इसके लिए जो धार्मिक पर्यटन है वहाँ पर हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ से दुनिया के लोगों को अपने पर्यटक स्थलों में पहुंचाने के लिए हम सुविधा बढ़ाएंगे। इस प्रकार से कई ऐसे निर्णय हुए हैं 100 दिन के अंदर, जो न सिर्फ एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश में खड़ा करने की जो कवायद हमारी जारी थी उसको एक तेज़ी से आगे बढ़ाएगी, और वहीं दूसरी ओर जनता से जुड़े हुए तमाम जो मुद्दे हैं, जन कल्याण के जो इश्यूज़ हैं, जो पहले से चल रही योजना है, उन सब चीज़ों के लिए राशि का अरेंजमेंट करना, और कहीं कोई अवरोध नहीं आया, ना लाडली बहना की किस्तों को खातों में पहुंचाने में अवरोध आया, ना किसान सम्मान निधि में आया। तो कुल मिला के इन 100 दिनों में जो एक इनोवेशन भी हुआ, नवाचार भी हुआ, और पुरानी चल रही योजनाओं को आगे भी बढ़ाने के लिए बजट की कमी नहीं आने दी, और
हज़ारों करोड़ रुपए रोड्स में और हज़ारों करोड़ रुपए इरिगेशन में, जो रियल डेवलपमेंट हम लोग मानते हैं कि वास्तविक विकास तो सिंचाई है। सिंचाई का जब जाल बढ़ता है तो धरती से किसान दौलत पैदा करता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि धरती से दौलत पैदा करके किसान, यदि हम उसको सिंचाई का पानी दे देंगे तो न सिर्फ अपनी गरीबी दूर करेगा बल्कि देश की गरीबी भी दूर करेगा। तो इस दिशा में बहुत तेज़ी से काम हुआ है। अगर मैं सर बात करूं हमारे समाज की एक मानस की, तो पहला सुख निरोगी काया। हम अगर अपने धर्म की बात करें तो हमारे वेदों में आरोग्यम धन संपदा, तो स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण घटक है। हमेशा से चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग मतलब एक दूसरे के पूरक थे, लेकिन चूंकि विभाग अलग थे तो कई जगह समन्वयन में जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो चिकित्सक शिक्षा में आ रहे हैं, लेकिन जब वो मेडिकल कॉलेजेस के अन्यंत्र जाके कहीं काम कर रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग में आ रहे हैं। तो बहुत सारे उनके बीच में बैरिकेटिंग थी। तो एक बहुत बड़ा निर्णय था दोनों विभागों को एक करना। इस निर्णय के पीछे निश्चित रूप से बहुत बड़ी दूरदृष्टि होगी, लेकिन कहाँ से ये विचार आया? क्योंकि सरकार के बदलते ही इतना बड़ा निर्णय लेना आलोचना भी हो सकती थी सर। नहीं, इसमें तो मुख्यमंत्री जी को मैं श्रेय देता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले दिन से ये कहा, जब ये विभाग उनको मुझे देना था तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य में बहुत गहराई से घुस के और काम करने की ज़रूरत है, इसकी बारीकियों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये तय किया है कि मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ दोनों को एक करके और आपको ये जिम्मेदारी देने का मैंने फैसला किया है। तो ये डिसीजन तो उन्होंने उस समय जब ये विभाग हमें मिला था उस समय ही उन्होंने ये कहा था कि, और हमने भी कहा कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन अलग रहता है तो कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं चीज़ें डिले होती हैं और काम और बेहतर तरीके से करने में परेशानी आती है। तो ये निर्णय उन्होंने किया और इसकी बड़ी सराहना हो रही है, अप्रिसिएशन भी हो रहा है इसका। और जैसा आपने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने का बहुत स्कोप है। एक तरफ हम मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, पहले तो 5 ही 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज 14 मेडिकल कॉलेज हैं, 5 इस वर्ष शुरू हो रहे हैं और 6 में काम चल रहा है। तो 14, 5, 19 और 6 हम ये कह सकते हैं कि 25, 23-24 मेडिकल कॉलेज हमें आने वाले वर्षों में मिलेंगे। और बाकी जो लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम पीपीपी मोड में लोगों को आमंत्रित करेंगे। जैसे अभी हमने मुरैना का टेंडर निकाला है, पन्ना का निकाला है, कटनी का निकाला है, बालाघाट का भी जल्दी उसके टेंडर निकालेंगे। तो प्राइवेट प्लेयर्स को हम बुलाएंगे कि आप आइए, सरकार आपको फैसिलिटेट करेगी ज़मीन आरक्षण, ज़मीन दिलाने में। और जो हमारे ज़िला अस्पताल हैं उसको एज इज़ वेयर इज़ बेसिस पे हम आपको देंगे और आप मेडिकल कॉलेज शुरू करिए। तो उससे शासन को ये होगा कि जो 300-400 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज बनाने में खर्च होते हैं वो बचेंगे और अस्पताल को वो अपग्रेड करेंगे। बाद में 10 वर्षों के बाद यदि वो अस्पताल अपना बना लेंगे तो इसको हम वापस ले लेंगे, और नहीं तो 30 सालों तक वो हॉस्पिटल उनके उसमें रहेगा। और आयुष्मान कार्ड योजना से इन अस्पतालों को जो प्राइवेट प्लेयर आके और उसको चलाएंगे उसमें 75% आयुष्मान कार्डधारियों के लिए वो रिज़र्व रहेगा और बाकी वो एक्सप्लोर करेंगे कि बाकी लोगों का इलाज वो अपने शर्तों के आधार पर करेंगे। तो 75% मुफ्त में इलाज की जो योजना आयुष्मान कार्ड की है वो और बेहतर तरीके से उनको मिलेगी। डॉक्टरों को, फैकल्टी को भर्ती करना उनका काम रहेगा। तो एक तरफ मेडिकल एजुकेशन में ये, दूसरी ओर जो हमारे CSCs हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, उसको हमने ये तय किया है कि जिला अस्पताल के लेवल पे उसको अपग्रेड करेंगे, जिससे कि ब्लॉक लेवल पे ही लोगों को सुविधा मिले और उनको जिला अस्पताल यदि कोई रेफरल केस है वही आए। ठीक है। और जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में कोई रेफरल केस है वही जाए। ठीक है। तो हर जगह सुविधाएं बेहतर मिलेंगी। नहीं तो एक ही जगह बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है तो सुविधाओं में डिलीवर करने में फिर डॉक्टरों को भी परेशानी होती है, पैरामेडिकल भी परेशान होते हैं। तो ये हमारा टारगेट है, रोड मैप रहेगा, जिस पर आने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद तेजी से हम लोग काम करेंगे। केंद्र की बात की जाए तो एम्स केंद्र की स्वास्थ्य सेवाओं का एक बहुत बड़ा केंद्र है। मध्य प्रदेश में भोपाल में एम्स,
बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है, उसके और उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए अगर आपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से कोई बात की हो कि मध्य प्रदेश को 1-2 एम्स और मिल जाएं? हाँ, अभी बात करेंगे इस मामले में, क्योंकि अभी तो चुनाव का समय आ गया है। जी जी। और निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि कई राज्यों में 2 एम्स हैं, तो हमारे यहाँ 1 है तो 1 और हो जाए, और वो एरिया के हिसाब से कहाँ पे कैसा फिजिबिलिटी रहेगी। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, हमारे दिमाग में भी थी और हम लोग इसको टेकअप करेंगे। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि 75% जो आयुष्मान कार्डधारी हैं, आज उन पे आयुष्मान कार्ड तो होता है, लेकिन जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कई बार ऑक्यूपेंसी रहती है, कई बार शिकायतें भी आती हैं, लेकिन आयुष्मान योजना ने वाकई में देश में स्वास्थ्य सेवाओं में, मतलब एक सामान्य आदमी, गरीब आदमी 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करा पाता है, ये कल्पना में नहीं था। 5,000 रुपये तक का इलाज के लिए भी वो मोहताज हो जाता था। तो चूंकि इसका रिव्यू किया होगा, इस योजना को ज़रा आप अगर देखे जाए जीवन स्तर सुधारने की योजना में, सामाजिक कल्याण की योजना में कितना बड़ा कदम मानते हैं? बहुत बड़ा कदम है ये तो। जैसा आपने कहा कि हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि गरीब के घर में कोई बीमार हो जाता था तो 3-4 शुभचिंतक अगल बगल के जो संवेदनशील लोग होते थे उसको लेके, बीमार आदमी को और उसके परिजनों को लेके और घरों में चंदा इकट्ठा करते थे कि कर दीजिए, कोई मदद कर दीजिए, इसका इलाज हो जाए। और अस्पताल पहुंचने के पहले ही कभी कभी वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते थे। जिनके जेब में 1,000 रुपये नहीं है, 100 रुपये नहीं है, उनको 2 लाख की दवाई कहाँ से होगी? कितना कठिन काम रहा होगा, लेकिन कितना आसान बना दिया कि 5 लाख रुपए तक का इलाज। ये ज़मीन से जुड़े हुए नेता जब शीर्ष पर पहुंचते हैं तो उनको ज़मीन की वास्तव में जो वास्तविक समस्याएं हैं उसका जानकारी होती है। मोदी जी ने वो उसी प्रकार के नेता हैं कि इनको मालूम है कि गरीब के घर किस प्रकार के होते हैं, जब वो बीमार हो जाते हैं तो किस प्रकार के परेशानियों से जूझते हैं। और इसलिए आयुष्मान कार्ड योजना जो उन्होंने बनाई, उससे न सिर्फ गरीबों को मुफ्त में इलाज उपलब्ध हुआ, बल्कि हमारी हेल्थ सेंटर्स भी बहुत तेज़ी से विकसित हुए। अब जैसा आप कह रहे हैं कि कभी कभी शिकायतें आती हैं, तो ये अलग मैटर है, लेकिन कितने प्राइवेट हॉस्पिटल बन गए, कितनी सुविधाएं बढ़ गई, और लोगों ने इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल बनाना शुरू किए क्योंकि उनको मालूम था कि अब हमारे देश के हर नागरिक की अस्पताल में इलाज करने की क्षमता हो गई है। पूरे विश्व ने सर, कोरोना की जब महामारी थी, कोरोना की विभीषिका में जब बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ घुटने टेक गईं, तब इस देश ने राजनीतिक जिजीविषा भी देखी। इस देश ने, जिस देश के ऊपर तमाम सारे एलिगेशन भ्रष्टाचार और इन सब के लगते हैं, इस देश ने अपनी जान पर खेलते हुए, लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए सरकारों को भी देखा, सरकारी कर्मचारियों को भी देखा, और तब कहीं ना कहीं सरकार के रवैये के प्रति लोगों की धारणा बदली। इतने बड़े देश को वैक्सीन जो है एक उत्सव की तरह लगा दी गई, लोगों ने वैक्सीन का उत्सव मनाया, सेल्फी खींची, और इसने कहीं ना कहीं इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। तमाम देश हमारे और मुंह ताक रहे थे, और उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ और थोड़ा ध्यान गया। तो कोरोना के बाद हेल्थ को लेकर लोग और ज़्यादा कॉन्शियस हुए, सरकारें कॉन्शियस हुई। तो क्या क्या ऐसी प्राथमिकताएं हैं जो मध्य प्रदेश में बतौर उप मुख्यमंत्री, बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपको लगता है, चूँकि आप बहुत सारे इनोवेशंस के लिए हमेशा से काम करते रहते हैं, कि ये आपके कार्यकाल में मध्य प्रदेश को आप डिलीवर करेंगे ही करेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना, अभी ये केंद्र सरकार के सहयोग से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे ब्लॉक लेवल पे 20-20 करोड़ रुपए के CSCs के लिए बजट मिला। वहाँ CT मशीन भी पहुँच गई, एक्सरे मशीन है वहाँ पर, अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं वहाँ पर, हमें पैथोलॉजीज वहाँ पर हब एंड स्पोक मॉडल से ब्लड कलेक्शन होता है और जांच होती है। लेकिन अभी हमारे सामने चुनौती वहाँ पे डॉक्टरों को पहुँचाना, एनेस्थीसिया वाले वहाँ पे हैं कि नहीं, रेडियोलॉजिस्ट वहाँ पर हैं कि नहीं, सर्जरी वाले वहाँ पर हैं कि नहीं, क्योंकि बिल्डिंग तो हमने बना दी है और मॉड्यूलर OT भी बना दिया है, और एक्सरे मशीन भी है और अल्ट्रासाउंड भी है। तो ये चुनौती है इस क्षेत्र की कि डॉक्टरों को हम किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचाने के लिए उनको आकर्षित करें और उनको खुशी से वहाँ पर जाएँ। एक और सर मैं बिंदु की तरफ, मैं सिर्फ ये ध्यान आकर्षण है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपके जहन में भी होगा,
मध्य प्रदेश में चूंकि रोड्स का जाल बिछ गया है सर, पूरे मध्य प्रदेश में हाईवेज बने हुए हैं। स्टेट के जो रोड हैं वो भी बिल्कुल हाईवेज की तरह हैं, और पहले जो वाहनों की गति और वाहनों की क्षमता और ट्रांसपोर्टेशन ये अभूतपूर्व बढ़ा है। उसी रेशियो में सर एक्सीडेंट्स भी बढ़े हैं। तो जो हाईवेज हैं उनके सराउंडिंग में बड़े शहरों में तो ट्रोमा सेंटर हैं, लेकिन छोटे शहरों में ट्रोमा सेंटर नहीं है जहां एक आध घंटे के अंतराल पर गोल्डन आवर में लोग पहुंच पाएँ। तो क्या ऐसी कोई कार्य योजना आपने सोची है कि जो बीच में छोटे ज़िले हैं और जिनसे मुख्यालयों से दूरी है तो ट्रोमा सेंटर डेवलप कर दिए जाए? ज़रूर, इस पर भी हम लोग काम योजना बना रहे हैं। और एयर एम्बुलेंस भी ट्रॉमा के लिए ही है कि मान लीजिए कभी कोई ऐसा लगता है, जैसे रोड एम्बुलेंस तो चली रही हमारी एम्बुलेंस की गाड़ियाँ, जी जी जी, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर केस ऐसा है जिसको तत्काल रीवा पहुंचाना है सिंगरौली से, जी जी, या झाबुआ से इंदौर पहुंचाना है, ठीक बात। तो इसके लिए एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था हो रही है कि आने वाले दिनों में, अभी तो एज ए पायलट शुरू होगा, जी जी, बाद में फिर ऐसा लगेगा तो हर संभागीय मुख्यालयों में उसको रखेंगे और कलेक्टर कमिश्नर उस पर निर्णय करेंगे कि फलानी जगह से एक एयरलिफ्ट करके लाएंगे तो जान बच जाएगी। तो एक तो ये काम होगा, और दूसरा ट्रॉमा कहाँ कहाँ बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है उसका भी फिजिबिलिटी को देखते हुए उस पर भी काम करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को हम जीवन बचा सकें तभी हम लोगों का सबका स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य पूरा होगा। सर अब एक और पॉलिटिकल मूवमेंट की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षण चाहूँगा कि जिस प्रकार से अब देश में ये माहौल है कि नारे लगने लगे कि अब की बार फिर से मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार अब की बार ऐसे नहीं आने वाली। आप कह रहे हैं 400 पार, मतलब लक्ष्य जो है बहुत बड़ा लिया है। तो मध्य प्रदेश तो क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं सर, तो क्या ये लक्ष्य, इतना बड़ा लक्ष्य साध पाएंगे? क्या बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। मोदी जी को 2014 में क्लियर मेजॉरिटी मिली। 30 सालों के बाद हिंदुस्तान में किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिली। फिर 2019 में और सीटें बढ़ के आ गई, 303 सीटें हो गई, 284 से 285 से। और वो गरीबों के लिए किया गया कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया कार्य, और जो देश की मजबूती दुनिया देखे, एयर स्ट्राइक से लेके सर्जिकल स्ट्राइक से लेके, इस बार आज़ादी के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है जिन मुद्दों को लेके जनसंघ की स्थापना 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी, धारा 370 को हटाना और नागरिकता संशोधन कानून, ये दोनों होने के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो गैर मुस्लिम जो भाई जान बचा बचा के वहाँ से भाग के यहाँ पर शरण लेके और शरणार्थी की तरह रह रहे थे, उनको नागरिकता नहीं मिल पा रही थी, उनको नागरिकता देने का काम मोदी जी ने किया है। तो कितना बड़ी राहत वाला काम हुआ है। 500 वर्ष पुराना कलंक, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा, लेकिन नहीं बन पा रहा था। उसमें भी ऐसा भी नहीं कि लोग शांत थे और खुश थे कि नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं है। लोगों की आस्था को लगातार चोट पहुंच रही थी। संत महात्मा आंदोलन करते थे, रथ यात्रा निकलती थी। तो ये जो मुद्दे थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, और ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, और अब तो मंदिर बन गया, भव्य लोकार्पण हो गया, और उसके बाद अब ये। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपने पूछा कि 400 पार क्यों, किस आधार पर, तो मोदी जी के प्रति जो भरोसा है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है, और ऐसे जटिल मुद्दों को उन्होंने सुलझाया जो देश को दीमक की तरह खोखले कर रहे थे। तो अब इतना बड़ा काम करने के बाद मोदी के सामने कहीं कोई नेतृत्व दिख नहीं रहा है। विरोधी कहीं भी उनके पास उनके कद का बराबर का कोई नेता इस देश में अब है नहीं, और लोग ये मानते हैं कि तीसरी बार यदि प्रधानमंत्री बनेंगे, सिर्फ भारत के लोग नहीं मानते, दुनिया में जो भारत के लोग हैं वो उत्साह से भरे हुए हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो वर्ल्ड का नेतृत्व करेंगे, दुनिया का नेतृत्व करेंगे। अभी किया G20 में। लेकिन सर एक आपने कहा कि भारत शक्तिमान के तौर पर उभरा है और मोदी जी एक शक्तिशाली नेतृत्व के तौर पर उभरे हैं, लेकिन वो आपकी शक्ति को आसुरी शक्ति बता रहे हैं।
राहुल जी ने कहा है कि आसुरी शक्ति, पहले तो इन्होंने हिंदू धर्म की शक्ति कहा था, फिर उसको क्लेरिफाई किया कि आसुरी शक्ति। तो वो तो आप एक तरफ राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और वो आपको आसुरी शक्ति बता रहे हैं कि ये आसुरी शक्ति है, ये संविधान को खा जाएंगी, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में है, और उसी की दुहाई देकर वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं पीछे। पार्टी भले ही लोग छोड़ रहे हैं लेकिन वो अपने में तल्लीन है, निकालते जा रहे हैं, लेकिन वो आपको असुर कह रहे हैं सर। तो अभी आपने पूछा ना कि 400 पार क्यों, तो 400 पार एक तो हमने बता दिया कि मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों के कारण जी, और एक तरफ इस प्रकार के विपक्ष के कारण जो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो देश की जनता को और ज़्यादा बुरे लगते हैं, क्योंकि आपके आसुरी शक्ति कह देने से सबसे बड़ा नुकसान आप ही का होना है। मुझे याद है कि जब हम लोगों ने 24 घंटे बिजली दी रीवा में, मध्य प्रदेश में 2013 में, तो हम कहते थे कि 24 घंटे बिजली हमें दिया, अटल ज्योति अभियान किया है। तो कांग्रेस के नेता मंच पर खड़े होकर कहते थे ये अटल ज्योति नहीं है, अटल कटौती अभियान है। तो सभा में बोलते थे तो लोग कहते थे कि बिजली तो हमको 24 घंटा मिल रही, कैसे कह रहे हैं अटल कटौती अभियान। ठीक बात। तो उनकी सीटें जितनी थी 2013 में उससे और घट गई। तो इस प्रकार के बयान इनका नुकसान देते हैं, इनको और नीचे ले जाते हैं। तो जब आसुरी शक्ति जैसी विशेषण राहुल गांधी दे रहे हैं, देंगे, तभी तो हमारी सीटें बढ़ेंगी। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न सर, कहते हैं कि मातृभूमि के प्रति हमेशा एक लगाव होता है, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादि पे गरीसी, और वो झलकता भी है। आपके अगर राजनीतिक कार्यकाल को देखा जाए तो रीवा में चाहे मुकुंदपुर सफारी हो, चाहे राज कपूर ऑडिटोरियम हो, रीवा का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, मतलब कई तरह की सौगातें दे दी। और वाकई में अगर भले ही हम मध्य प्रदेश के 4 शहरों को महानगरों में आंकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई विजिट रीवा करेगा तो रीवा को वो निश्चित रूप से 5वां बड़ा महानगर मानेगा। तो निरंतरता के साथ डेवलपमेंट रीवा में। अभी और कुछ नया अपने क्षेत्र के लिए, अब तो चूंकि जनता की भी अपेक्षाएं ज़्यादा होंगी कि अब आप बतौर उप मुख्यमंत्री प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। नहीं, हमसे चुनाव में लोगों ने पूछा था कि रीवा में इतना काम हो गया, आप इस बार जीतेंगे तो क्या करेंगे। तो हमने कहा कि रीवा की तस्वीर बदली है सिंचाई के कारण, क्योंकि जब सिंचाई होती है तो खरीदी की शक्ति बढ़ती है किसानों की, और जब किसानों की परचेजिंग पावर बढ़ती है तो व्यापार बढ़ता है, लोकल, फिर मार्केट में रौनक आती है, शॉपिंग मॉल्स बनते हैं, फिर वो बिकते हैं, ब्रांडेड शोरूम्स आना शुरू हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं ये तो शहर पूरी तरह से बदल गया। ठीक बात। तो हमने कहा कि 3 लाख एकड़ में हमने पानी पहुँचाया है, उसका ये कमाल है। तो अब इस बार हमारी सरकार बनेगी तो 2 साल के अंदर इस 3 लाख एकड़ की सिंचाई के रकबे को बढ़ा के 6 लाख एकड़ करेंगे, और 5 साल ख़त्म होते होते इसको बढ़ा के 9 लाख एकड़ कर देंगे। जितने एरिया में खेती होती है सब में सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। तो मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि आपने कहा ना कि 100 दिन में क्या काम हुआ, तो अभी 100 दिन ही हुए हैं, और जो हमने कहा था कि 3 लाख एकड़ से 9 लाख एकड़ में रीवा ज़िले में सिंचाई का पानी पहुँचाएँगे, उसके लिए 6200 करोड़ रुपये 15 दिन पहले कैबिनेट से मंजूर हो चुके हैं। तो इसका मतलब कि अब उसके टेंडर होंगे, काम शुरू होगा, 2 सालों में हम 6 लाख एकड़ और फिर 1 आध साल बाद फिर 9 लाख एकड़ करके, फिर आप कल्पना करिए कि जब 3 लाख एकड़ के पानी ने इतना कमाल कर दिया कि रीवा को लोग कहने लगे कि महानगर हो रहा है, तो जिस दिन 9 लाख एकड़ में पानी पहुंच जाएगा उस दिन हमारे विंध्य का मुकाबला देश में सब समृद्धशाली एरिया के रूप में लोग उसका उदाहरण देंगे कि कम समय में ज़्यादा विकास देखना है तो विंध्य देखो, तो मध्य प्रदेश के विंध्य में जाके देखो। तो कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। न पद की अभिलाषा है और न अग्रिम पंक्ति में खड़े रहने की आकांक्षा। एक ही आकांक्षा है कि जब तक राजनीति में है जनता की सेवा करना है। और यह मूल भाव न सिर्फ राजेंद्र शुक्ल जी का है बल्कि राजेंद्र शुक्ल जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी का है। और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी आज उन्नति और समृद्धि के सोपानों पर है। तमाम सारे पहलुओं पर सर आपसे चर्चा की, और आपकी सहजता, आपकी सौम्यता राजनीति में अब ये विलुप्त प्राय है। तो आपके जैसे नेतृत्वकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर बने, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। नमस्कार।